हेलो स्टूडेंट्स। नियोजित विकास की राजनीति के प्रथम भाग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत अपनी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं बना करके और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, योजना आयोग जैसी संस्था के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करता रहा है। अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि देश के समक्ष खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या जब उत्पन्न हुई तो उसके समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया और वर्तमान में भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अभी गंभीर बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखें खाद्यान्न संकट। 1960 का दशक कृषि के लिए सबसे बुरा दशक रहा, क्योंकि 1965-67 के बीच देश के अधिकांश भागों में मानसून की गड़बड़ी के चलते सूखे की स्थिति बनी रही। उस पर से 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध भी झेलने पड़े। इसके चलते देश को विदेशी मुद्रा का संकट भी झेलना पड़ा और खाद्यान्न संकट विकराल हो गया। बिहार के प्राय सभी जिलों में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर महसूस किया गया। अनाज का उत्पादन सामान्य स्थिति की तुलना में आधे से भी कम हो गया। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी पर आ गया। आपको बता दें कि एक शहरी व्यक्ति को प्रतिदिन 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि एक ग्रामीण व्यक्ति को 2450 कैलोरी की आवश्यकता होती है और इसी आधार पर बीपीएल की सूची भी तय की जाती है। कुपोषण की स्थिति गंभीर हो गई और मृत्यु दर विशेषकर बिहार में 1966 की तुलना में 1967 में 34% की वृद्धि हो गई। उन दिनों सरकार की जोनिंग अर्थात इलाकाबंदी की नीति के कारण देश के विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्नों के व्यापार की अनुमति नहीं थी। इसके चलते खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई, जिसका दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा गरीब तबके पर पड़ा। खाद्यान्न संकट ने हमें इसके लिए विदेशों पर निर्भर कर दिया। जिन राष्ट्रों ने खाद्यान्न दिए वे भारत पर अपनी आर्थिक नीति बदलने का दबाव बनाने लगे। ऐसे में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत उन इलाकों में ज़्यादा संसाधन लगाने का निर्णय लिया गया जहां सिंचाई की सुविधा थी और जहां के कृषक समृद्ध थे। साथ ही आधुनिक तकनीक और फॉर्म व्यवहारों को लाया गया। भूमि सुधार को लागू करने एवं प्रेरक मूल्य नीति को अपनाया गया ताकि खाद्य आपूर्ति बढ़ाया जा सके। इस बीच मैक्सिको में गेहूं की नई किस्म सामने आई, जो विकासशील राष्ट्रों के लिए वरदान साबित हुआ। इस दिशा में नॉर्मन बोरलाग ने विशेष कार्य किया और इन्हें ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अर्थात नॉर्मन बोरलाग ने जो कृषि के विकास के लिए कार्य किया उसे हरित क्रांति कहा जाता है। नॉर्मन बोरलाग को हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय अर्थात हरित क्रांति को लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति के प्रथम चरण में अर्थात 1966-67 में इसके कार्यक्रमों को गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार तक सीमित रखा गया और इसका सर्वाधिक लाभ गेहूं उत्पादन को मिला और जल्द ही भारत गेहूं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो गया। हरित क्रांति के दूसरे चरण अर्थात 1980-81 में चावल और तेलहन उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। आगे चलकर तेलहन उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जिसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस बीच दुग्ध उत्पादन को रोजगार का जरिया बना आत्मनिर्भर बनने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। गुजरात के आणंद नामक शहर में सहकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन शुरू किया गया, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है। गुजरात के करीब 25 लाख दुग्ध उत्पादकों को इससे जोड़कर श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाया गया। यह आंदोलन ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक अनूठा मॉडल साबित हुआ। श्वेत क्रांति के तहत ही ऑपरेशन फ्लड नामक एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से सरकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और वितरण से जोड़कर डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे,
जिनका निधन अभी 2012 में हुआ है। इसी तर्ज पर अर्थात श्वेत क्रांति के तर्ज पर ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86वें स्थापना दिवस पर कृषि में नई तकनीकी के सहारे फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया। साथ ही मछली पालन को बढ़ावा देने की भी व्यवस्था की गई और इसे नीली क्रांति का नाम दिया गया। अब हम देखेंगे कि हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस संदर्भ में यदि हम देखें तो हरित क्रांति का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। तो सकारात्मक क्षेत्र में यदि हम देखें तो हरित क्रांति से देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। दूसरा, इससे कृषि श्रमिकों की मौद्रिक आय में वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया और हरित क्रांति के चलते भारतीय कृषि क्षेत्र में ऊर्जा का उपभोग बढ़ा। यदि हम नकारात्मक प्रभाव देखें तो इससे क्षेत्रीय असमानताओं में भारी वृद्धि हुई। इससे समृद्ध किसानों को तो व्यापक लाभ मिला, लेकिन छोटे किसान इससे वंचित रह गए। अभी भी अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीकी का प्रयोग व्यापक ढंग से नहीं हो पाया है। और हरित क्रांति के तहत जो कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग किया गया, उसका सबसे बुरा प्रभाव पर्यावरण पर और मिट्टी पर देखा गया। यद्यपि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अब उन्नत तकनीक जैसे बीज, उर्वरक, फसल कटाई के लिए व्यापक उपयोग होने लगा है। साथ ही हरित क्रांति के पर्यावरण पर प्रभावों को देखते हुए उत्पादकता वृद्धि के वैकल्पिक मार्ग की खोज भी की जा रही है। 1990 के दशक में उदारीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने से समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अवधारणा प्रचलन में आई, क्योंकि उदारीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था अर्थात ग्लोबल इकोनॉमी को एक दूसरे से जोड़ने का मौका मिला और यह वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक भी बन गया। समावेशी विकास क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? समावेशी विकास का तात्पर्य है समान अवसरों के साथ विकास करना, अर्थात ऐसा विकास जो न सिर्फ नए आर्थिक अवसर उत्पन्न करे बल्कि समाज के सभी वर्गों की ऐसे अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। यानी किसी भी सृजित रोजगार में समाज के सभी सदस्यों की भागीदारी और योगदान सुनिश्चित हो। विकास की इस प्रक्रिया का आधार समानता है। समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को संकट का सामना नहीं करना पड़े। आज जो पर्यावरण संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को नज़रअंदाज किया गया है। समावेशी विकास को यूएनओ की तरफ से भी समर्थन दिया गया है, यानी इसे वैश्विक स्तर पर लागू करने की बात की जा रही है। वर्ष 2000 में यूएनओ के शिखर सम्मेलन में 189 सदस्यों और 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत 8 विषयों को शामिल कर एक प्रकार से समावेशी विकास की अवधारणा पर व्यापक बल दिया। इसके अंतर्गत गरीबी और भूखमरी की समाप्ति, प्राइमरी शिक्षा, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर घटाना, मातृत्व स्वास्थ्य सुधार, HIV जैसी बीमारियों का सामना करना और इसकी समाप्ति के लिए वैश्विक भागीदारी पर बल देना शामिल है। रोजगार सृजन के मामले में भारत के समक्ष एक गंभीर चुनौती है और इसका समाधान तभी संभव है जब सरकार रोजगार सृजन को नीतिगत प्राथमिकता माने और श्रमवर्धन उद्योग अस्तित्व में आए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का मानना है कि जनसंख्या के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रोजगार सृजन की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आए और इसके लिए ढांचागत क्षेत्र तथा कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए। 2014 में इंडियन की सरकार आने पर थोड़ी आशा अवश्य जगी थी,
परंतु रोजगार सृजन के मामले में यह सरकार असफल साबित हो रही है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी 45 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और रही सही कसर कोविड-19 ने पूरा कर दिया, क्योंकि करीब करीब 6 से 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो भारत के समक्ष ये एक फ़िलहाल गंभीर चुनौती है कि किस तरह से रोज़गार सृजित कर यहाँ के लोगों की बेरोज़गारी की समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।